हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आर्य मानुषी पर स्वागत है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था का ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आपको न तो यूट्यूब पर न आपको गूगल पर इसकी जानकारी मिलेगी, यानी कि इसका मैटर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये क्लास आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि इससे ही आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी प्रश्न पूछे जाते थे। जैसा कि आपको बताऊंगा मैं कि आपके 2016 में, क्योंकि आपके 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई भी टॉपिक नहीं था सिलेबस में, केवल 2016 में आपके जो टॉपिक था भारतीय राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था में, उससे ही आपके पूरे क्वेश्चन आए। उसी तरह 2022-23 में आपके कृषि, सेवा, उद्योग और भारतीय विदेशी व्यापार की जो नवीन प्रवृत्तियां हैं वो टॉपिक है। लेकिन जो आपके क्वेश्चन पूछे गए आपके 2022-23 में, वो पूछे गए, देखो कैसे पूछे गए। भारत का कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सर्वाधिक प्राप्त करता रहा, यानी सर्वाधिक प्राप्तकर्ता कौन सा क्षेत्र रहा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, आप सभी ने पेपर देख लिए होंगे और नहीं देखे हैं तो देखना जरूरी है। इसी तरह 2021-22 के अनुसार सबसे अधिक व्यापार संतुलन वाले देश कौन से थे। व्यापार वाले ही लगभग पूरे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। कौन सा देश 2021 की अवधि में सर्वाधिक आयात स्थलों में शीर्ष पर था। इसी तरह किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा। लगभग भारत में केवल 2 ही वर्ष थे जब भारत का व्यापार धनात्मक रहा, नहीं तो स्वतंत्रता के बाद से आज तक भारत में हमेशा व्यापार घाटा ही रहा है। केवल 2 वर्ष थे जिसमें भारत का शेष व्यापार धनात्मक रहा। कौन कौन से थे? एक तो था आपका 1971-72 और एक था आपका 1976-77। ये 2 वर्ष थे जब भारत में व्यापार शेष रहा, धनात्मक रहा, जब घाटा नहीं रहा। बात सब पे करेंगे, आराम से करेंगे, समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपसे बता दिया। जिम्मेदारी मेरी है 80% प्लस, चाहे कुछ भी हो जाए। 1956 की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में सही है, यानी कि आपको पता है भारत में 1991 के बाद में ही विदेशी व्यापार में वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत की गई। तो ये कथन बिल्कुल सही था कि उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व था उस समय। यानी कि आपको पता होगा भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में जारी की गई थी और दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में जारी की गई। ठीक है, अब आपके पूछ सकते हैं कि जो प्रथम औद्योगिक नीति जारी की गई किसकी अध्यक्षता में जारी की गई। भारत के प्रथम उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में ही भारत की प्रथम उद्योग नीति जारी की गई थी 1948। इसी तरह 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना था? 18.8% उस समय हिस्सा था। इन सभी बात करेंगे, यानी कि आपके केवल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केवल आपको आंकड़े याद होना चाहिए और आंकड़े में याद कराऊंगा। आंकड़े जिसे भी आपको याद करने हैं वैसे आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर आपको 80% से अधिक अंक लाने हैं, आंकड़े में दूंगा। और 2016 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे संबंधित आपके एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, क्योंकि ये सिलेबस बिल्कुल अलग था। जैसे आपके इसमें सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा कितना, 16%। विकास दर की गणना के लिए किस माप का प्रयोग किया जाता है? स्थिर बजट बाजार पर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। जैसे ही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार 2017-18 में जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? 7.2%। इसी तरह भारत में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक गिरावट कब रही? 1979-80 में। इसी तरह किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम वृद्धि दर रही? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ये क्वेश्चन थे जो आपके उस समय सिलेबस के अनुसार थे और ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं तैयार करा रहा हूं। आपके कृषि वाला जो पार्ट था मैंने इसके पहले वाले वीडियो 15 में करा दिया। अब 16 में आपके जो व्यापार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक भी गलत नहीं होगा, आपको देखना होगा। अगर भारतीय विदेशी व्यापार की बात करें तो भारतीय विदेशी व्यापार के लिए सर्वप्रथम 1963 में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान की स्थापना की गई। अगर बात करूं तो इसमें यह था आपके कि किस वर्ष में, यानी कि आपके ये दे रखा है यहां पर 2021-22 के अनुसार सबसे अधिक व्यापार संतुलन वाले देश कौन से थे। यानी कि व्यापार संतुलन का मतलब है
कि जिन देशों के साथ भारत का व्यापार अच्छा रहा, यानी कि भारत को फायदा हुआ, व्यापार संतुलन में रहा, यानी कि जिन देशों के साथ भारत व्यापार करके फायदे में रहता है, यानी कि उनसे ज्यादा आय होती है, उनको ज्यादा निर्यात करता है और आयात उनसे कम करता है, वो व्यापार संतुलन वाले होते हैं। तो उसमें प्रथम स्थान पर था अमेरिका, दूसरे स्थान पर था बांग्लादेश, तीसरे स्थान पर था नेपाल। जब इसके आंसर की आई तो ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान थी जिनकी आंसर की, जिनके सोल्यूशन को देखकर ऐसा लगा कि ये टीचर कहाँ से लाते हैं, बच्चों को इतना गुमराह किया जाता है कि मैं सोचता हूँ कि इन टीचरों को कैसे भर्ती, यानी कि मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, इतने बड़ी संस्थान होने के बावजूद भी एक उदयपुर की संस्थान है जिनका नाम चलता है। अगर आप देखोगे उसके संस्थान को, उनकी सोल्यूशन को देखोगे तो एक बार जरूर देख के देखना, क्योंकि मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो सोल्यूशन कराए वो बच्चों को अच्छा कराए, यानी कि या तो आप कराओ मत हो, और करा रहे हो तो सही पढ़ाओ, गलत पढ़ाओगे तो बच्चों का ही नुकसान होगा। उम्मीद है कि ये आपको जो पढ़ाई जाए वो सही पढ़ाई जाए ताकि आपका नुकसान ना हो। यानी कि कौन से देश 2021-22 की अवधि में आयात स्थलों पर शीर्ष पर थे, कौन कौन से थे, यानी कि व्यापार संतुलन वाले देश थे, यूएसए, बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है, अब आपके यहाँ पर व्यापार संतुलन वाले देश आए तो अब आपके यहाँ पर आ सकता है ऋणात्मक, यानी कि भारत के किस देशों, यानी कि आपके आ सकता है कि सबसे कम, यानी कि सबसे व्यापार ऋणात्मक वाले देश, यानी कि जिनके साथ भारत का आयात तो अधिक है और निर्यात कम है, जिनके साथ भारत का व्यापार घटा रहता है। सर्वाधिक देश कौन कौन से हैं वो है चीन, स्विट्जरलैंड और इराक, यानी कि पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है और तीसरे स्थान पर आपका इराक है। ठीक है, इसी तरह अगर भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक आयात किन वस्तुओं का होता है, मैं वस्तुओं की बात कर रहा हूं, वस्तुओं, क्योंकि वस्तुओं का आयात की बात कर रहा हूं, न कि सेवाओं का। तो सर्वाधिक वस्तुओं का आयात होता है पेट्रोलियम का, कच्चा पेट्रोलियम, है ना, यानी कि सर्वाधिक जो आयात होता है भारत में कच्चा पेट्रोलियम का। दूसरे स्थान पर सोना, तीसरे स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद, यानी कि पेट्रोल का बचा हुआ जो पेट्रोल का जो परिसंस्करण होता है, परिसंस्करण यानी कि जैसे आपकी रिफाइनरियां होती है, जैसे भारत में कुल मिलाकर 23 रिफाइनरियां है और प्रथम आपकी जो रिफाइनरी की स्थापना की गई थी वो डिगबोई में की गई थी। तो रिफाइनरी के बाद में जो शुद्ध होता है आपका पेट्रोलियम, उसके बाद में जो उत्पाद बचता है तो उस उत्पाद से अलग अलग पदार्थ तैयार किया जाता है। तो वो तीसरे स्थान पर कौन सा है, पेट्रोलियम उत्पाद आयात किया जाता है। और सर्वाधिक निर्यात में कौन से हैं, भारत से सर्वाधिक जो निर्यात किया जाता है वो है, पहले स्थान पर है पेट्रोलियम उत्पाद, यानी कि सर्वाधिक जो निर्यात किया जाता है वो है पेट्रोलियम निर्यात। और दूसरे स्थान पर मोती, कीमती जो पत्थर, यानी कि मोती जवाहरात कीमती पत्थर, और तीसरे स्थान पर है लोहा इस्पात। ठीक है, अब आपके अगर आयात की बात करूं मैं, आपके जैसे सर्वाधिक शीर्ष देश, यानी कि आयात की दृष्टि से, यानी कि भारत सर्वाधिक आयात किन देशों से करता है, यानी कि सर्वाधिक आयात करता है भारत, नंबर 1 था चीन से सर्वाधिक आयात करता है, और सर्वाधिक जो घाटा रहता है भारत का किस देश के साथ रहता है, व्यापार घाटा, वो भी चीन के साथ ही रहता है। तो सर्वाधिक आयात करता है चीन से। दूसरा है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। तीसरा है अमेरिका, चौथा है सऊदी अरब। और सर्वाधिक जो निर्यात करता है भारत वो है, पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई, और तीसरे स्थान पर बांग्लादेश, और चौथे स्थान पर है चीन। अब आपके ये तो हुआ आपका क्या व्यापार वाला, यानी कि आयात पे कौन से देश है, कौन से देश 2021-22 की अवधि में आयात स्थलों पर शीर्ष पर थे। इसी तरह 2021-22 के अनुसार सबसे अधिक व्यापार संतुलन वाले देश थे। अब आपके ये पूरे प्रश्न इसी से हो रहे हैं आपके, जैसे कि आप देखोगे सेवा क्षेत्र में आयात और निर्यात। अगर सेवा क्षेत्र में बात करें तो सर्वाधिक जो निर्यात होता है भारत से वो होता है सॉफ्टवेयर सेवा का, क्योंकि भारत सॉफ्टवेयर का महाशक्ति है। इसी तरह हार्डवेयर की जो महाशक्ति है वो है चीन, यानी कि भारत को सॉफ्टवेयर पावर माना जाता है, सॉफ्टवेयर का हब। इसी तरह चीन को हार्डवेयर का हब माना जाता है। तो सॉफ्टवेयर का सर्वाधिक निर्यात भारत से होता है। दूसरे स्थान पर है व्यापार सेवा का, और सर्वाधिक जो आयात होता है सेवा क्षेत्र में होता है व्यापार सेवा का। इसी तरह आप कृषि क्षेत्र में देखते हैं, अगर कृषि क्षेत्र में देखें तो शीर्ष कृषि निर्यातक अगर माने तो शीर्ष कृषि निर्यात में कौन सी वस्तुएं हैं, तो सर्वाधिक जो कृषि निर्यात में होता है वो है पहला स्थान पर समुद्री उत्पाद, यानी कि समुद्री उत्पाद भी कृषि में शामिल है। तो कृषि समुद्री उत्पाद का भारत से सर्वाधिक कृषि निर्यात में प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है चावल, तीसरे स्थान पर है मसाला, चौथे स्थान पर है चीनी।
ठीक है, ये आपके कृषि निर्यात में है और लगभग कुल निर्यातों में 14.3% स्थान कृषि का है, कृषि निर्यात का इसका स्थान है। अब आगे बात करते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई। एफडीआई का दो तरह से होता है, एक तो होता है जो पोर्टफोलियो के माध्यम से होता है, एक ग्रीन पोर्टफोलियो के माध्यम से होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब यह है कि मान लीजिए भारत में कोई कारखाना है या कोई फैक्ट्री है, तो उसमें विदेशी लोग या विदेशी संस्थाएं कितना निवेश कर रही है और सर्वाधिक निवेश किस में कर रही है, पैसा कौन लगा रहा है, किस देश से सर्वाधिक पैसा भारत में आ रहा है, यानी कि कौन सा देश सर्वाधिक भारत में पैसा निवेश कर रहा है, किस क्षेत्र में निवेश कर रहा है और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहा है, यानी कि विदेशों से सर्वाधिक पैसा किस राज्य में आया है, ये होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जिससे अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिस देश में सर्वाधिक आएगा वो देश उतना ही तरक्की करेगा। अगर चीन की बात करें तो चीन में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है, जिस कारण वहां तरक्की का राज है। इसी तरह आप मान लीजिए किसी क्षेत्र में, अगर मान लीजिए राजस्थान अगर पिछड़ा राज्य था पहले, अभी नहीं है, तो वो था कि भारत में जो उद्योगों के स्थान होते हैं उसमें पहले राजस्थान कमजोर था और महाराष्ट्र गुजरात आगे थे। कारण था कि महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना है। इसी तरह जिस देश में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है वही देश विकसित होता है और भारत में अभी वर्तमान में लगभग तीसरा स्थान है, विश्व में तीसरा स्थान लगभग हो गया है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में। पहला स्थान आपके चीन का था। अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो सर्वाधिक जिस देश से आता है भारत में वह है, पहला स्थान है सिंगापुर का, दूसरा स्थान है अमेरिका का, तीसरा स्थान है मॉरिशस का। और सर्वाधिक जो राज्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करते हैं, पहला स्थान है कर्नाटक का, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान है दिल्ली का। और सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसमें आता है वो है सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सर्वाधिक विदेशी निवेश आता है। उसके बाद में आपकी सेवा क्षेत्र आता है, लगभग आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में लगभग 22% आपके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसमें आता है। ये आपके जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो गया, जिसे आपके यहाँ पर दे रखा है पूरे, जैसे भारत का कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सर्वाधिक प्राप्त करता रहा, तो पहला सूचना तकनीक या आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मान सकते हैं, दूसरा स्थान आपकी सेवा का रहा। ये पूरे किस आसपास से, ये तो आपको ये आंकड़े ध्यान रखना होगा। अब आपके क्वेश्चन आएगा कि कथन वाला कि इनमें से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन ये आपके आया था अर्थव्यवस्था वाले एक पेपर में कि भारत का जो विदेशी ऋण है वो विदेशी ऋण क्या भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से अधिक है या कम है। तो आपको एक कथन ध्यान रखना होगा कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो अधिक है, लेकिन भारत का जो विदेशी ऋण है वो कम है। जबकि 2013-14 में भारत का जो विदेशी ऋण था वो अधिक था और विदेशी मुद्रा भंडार कम था। यानी कि बात करें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में 633 बिलियन डॉलर यानी कि अरब डॉलर था। ये कम ज्यादा होता रहता है, 1-2 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन आप ये मानिए कि अगर नवीनतम आंकड़े पूछे तभी विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 400 बिलियन डॉलर के ऊपर ही था और बाह्य ऋण यानी कि भारत के ऊपर कुल बाह्य ऋण था लगभग 593 बिलियन डॉलर यानी कि 593 अरब डॉलर भारत पर विदेशी ऋण था। अब आपके व्यापार से संबंधित टॉपिक है तो आपके विदेशी व्यापार नीति जरूर पूछेंगे। कौन सी नीति? भारत की विदेशी व्यापार नीति 2015 की जो विदेश नीति है वो लागू कब की गई? 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई। कितने वर्षों के लिए? 2015 से 20 के मध्य ये लागू की गई। अब आपकी एक बात ध्यान रखना कि आपके कोरोना में 2 साल निकल गए। कौन कौन से? 20 और 21 साल यानी कि 2020 और 2021 आपके कोरोना में निकल गए। इस कारण इस विदेशी व्यापार नीति को 2015 से 20 वाली को आपके अक्टूबर 2022 तक बढ़ाया गया। इस कारण अभी तक कोई भी विदेशी व्यापार नीति लागू नहीं हो पाई है। अगली जो विदेशी व्यापार नीति लागू होगी वो 2021 से 25 के बीच में होगी। यानी कि इस नीति को अक्टूबर 2022 तक बढ़ाया गया और जो नवीनतम जो विदेशी व्यापार नीति है वो प्रस्तावित है, उसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। तो इसके अनुसार भारत में क्या क्या यानी कि क्या क्या तथ्य पूछ सकते हैं आपसे। तो 2000 अगर बात करें तो 2013 और 14 में भारत में लगभग केवल 2% योगदान था किसका? पूरे विश्व में
पूरे विश्व में भारत का योगदान कितना था? 2% था व्यापार में। और इस नीति के अनुसार इसका जो योगदान है वो लगभग 3.5% करने की योजना थी। कब तक? 2020 तक। यानी कि 2013-14 में भारत में कुल विश्व में 2% निर्यात आयात में योगदान था और 2020 में 3.5% का करने की योजना थी। और इसी तरह जो 465 अरब डॉलर का व्यापार था उसको 900 अरब डॉलर करने का इसमें विचार था। ठीक है, ये आपको आंकड़े ध्यान रखने होंगे। इन सभी को, इनकी जो विस्तृत व्याख्या है, इन सभी को मैं आपके ऐप में जोड़ दिया गया है। इनको अच्छे से मैंने समझा दिया है। और नहीं जोड़ा होगा तो मैं देख लूंगा कि आप में जुड़े हुए हैं नहीं है, तो आप वहां पर अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो आज ही हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, आर्यु मानुषी स्टडी ऐप, और उससे जुड़िए। बिल्कुल कम कीमतों में आपको इतना मैटर मिलेगा कि कहीं आप बाद में पछताओ कि हम इसको पहले ज्वाइन कर लेते। लगभग बहुत से अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया और आप अभी ही आपको ज्वाइन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। धन्यवाद।